अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जिस विटामिन के बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ विटामिन सी। तो किसी इंसान को विटामिन्स के बारे में पता है, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन का पता है या नहीं पता। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हर इंसान की ज़बान पे है, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। चाहे स्किन केयर इंडस्ट्री हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ डाइट लेना हो, विटामिन सी इज़ अ विटामिन जो हर इंसान को इसके बारे में पता है, और हर इंसान आपको बताएगा कि विटामिन सी होना चाहिए डाइट में। सबसे पहले विटामिन सी एक वाटर सोलुबल विटामिन है। इसका मतलब है कंटिन्यूसली आपके यूरिन से एक्सक्रीट होता है। इसका मतलब ये है कि आपको आपकी बॉडी को इसकी कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत है। तो अगर आपने लिया तो थोड़ी देर बाद वो आपकी यूरिन से एक्सक्रीट होता होता आपके सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। सो विद टाइम यू मस्ट हैव अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ विटामिन सी विद इन योर बॉडी थ्रू योर डाइट। तो विटामिन सी जो है, इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है, केमिकल टर्म, दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी बहुत सी फॉर्म्स भी होती हैं। जिस तरीके से विटामिन्स जैसे बी6 है, उसकी पेरिडॉक्सल, पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सामीन, ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। इसी तरीके से विटामिन सी की भी डिफरेंट फॉर्म होती है। जैसे कि स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत सी फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं। इसकी कुछ एस्टर्स फॉर्म यूज़ की जाती हैं, जैसे कि सोडियम एस्कॉर्बेट, मैग्नीशियम एस्कॉर्बेट। इस तरीके से इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। लेकिन आज हम जिस बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। तो क्या इसकी जो एक्टिविटी है, वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंटली नोन है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो क्या इसका रोल बॉडी में सिर्फ एज एन एंटीऑक्सीडेंट है या कहीं मेजर रोल भी है? इसके रोल्स पे बात करते हैं। विटामिन सी जिस प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कोलेजन प्रोडक्शन विद इन योर बॉडी। तो जो किंगडम एनिमेलिया है ना, उसके अंदर मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन है दैट इज़ कोलेजन। और कोलेजन को अगर हम देखें कि कैसा प्रोटीन है, एक फिब्रस प्रोटीन है जो कि ग्लाइसिन, लाइसिन और प्रोलीन, इन 3 किस्म के अमीनो एसिड्स पे कंसिस्टेड है। इनमें से जो ग्लाइसिन की परसेंटेज है ना, वो सबसे ज़्यादा है। तो 1/3 ऑफ कोलेजन इज़ एक्चुअली ग्लाइसिन। इसके अलावा इसमें लाइसिन और प्रोलीन अमीनो एसिड और इनके रेसिड्यूज मौजूद होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कोलेजन की प्रोडक्शन में, जिसमें लाइसिन रेसिड्यूज और प्रोलीन रेसिड्यूज की जो होती है हाइड्रोक्सिलेशन होनी होती है। तो इसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए होती हैं उनका नाम लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज और प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज होता है। हाइड्रोक्सिलेज। तो ये जो एंजाइम्स है ना, इनको इन दोनों लाइसिन और प्रोलीन की रेसिड्यूज की हाइड्रोक्सिलेशन के लिए विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर इनफ ग्लाइसिन भी मौजूद है, लाइसिन भी और प्रोलीन, लेकिन विटामिन सी की कमी है, तो फिर आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन रुक जाती है। वैसे ऐसा होता नहीं, क्योंकि डाइट में ऑलरेडी इनफ सप्लाई होती है कि आपकी जो नॉर्मल बोन्स की डिमांड है, कार्टिलेज की, वो पूरी हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा विटामिन सी लेते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन, तो आपकी स्किन के लिए भी बेहतर है। देखिए, स्किन आपकी बॉडी के लिए कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है, ठीक है, वो एक लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। तो विटामिन सी जो है ना, इस स्टेप में जहाँ पे प्रोलीन और लाइसिन रेजिड्यू की हाइड्रोक्सिलेशन होनी होती है बाय प्रोलाइल एंड लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज, इस स्टेप में यूटिलाइज होता है। तो एक रेट लिमिटिंग स्टेप भी होता है अगर विटामिन सी मौजूद ना हो। इसके अलावा विटामिन सी जो है ना, वो दूसरी जिस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एपिनेफ्रीन और नोरेपिनेफ्रीन एंड नोरेपिनेफ्रीन। तो आपको पता होगा कि आपकी जो किडनीज़ हैं उनके ऊपर एक कैप होती है, जिसे हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, इसका एक अंदर वाला हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं मेडुला पोर्शन, और इसका एक बाहर वाला पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो इसका जो मेडुला है वो इन्वॉल्व होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, या फिर एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। अब एड्रेनालिन जो है ना, इसे नॉर्मल कंडीशंस के अंदर स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। तो यानी कि इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर ये रिलीज़ होता है। अब होता ये है कि एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, या फिर एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है, इनकी जो प्रोडक्शन है वो हो रही होती है फ्रॉम डोपामीन। तो डोपामीन की जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है टू फॉर्म एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन, विटामिन सी का रोल यहाँ पे भी है, डोपामीन की हाइड्रोक्सिलेशन में। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कि आपने अपनी डाइट से ले लिया आयरन। अब डिपेंड करता है सोर्सेज पे, अगर प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है, तो वो फेरस की फॉर्म में भी हो सकता है और वो फेरिक की फॉर्म भी होता है।
अब आपने अपने माउथ से ले लिया, आपके गट का जो ओडर है, माउथ से गया आपके फेरिंग्स में, देन आपके ईसोफेगस में, ईसोफेगस से गया आपके स्टमक में, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन तब तक नहीं होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब तक वो फेरस फॉर्म में ना मौजूद हो। फेरिक फॉर्म डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकती आपके स्टमक में। तो होता कुछ यूँ है कि ये जो फेरस फॉर्म है, ये प्राइमरीली फेरिक फॉर्म की हम कह सकते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म है। यानी फेरिक आयन जब रिड्यूस हो जाएगा तो ये बन जाएगा फेरस। तो विटामिन सी जो है, आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक एंटी ऑक्सीडेंट है। अब एंटी ऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि ये एंटी ऑफ ऑक्सीडेशन करा रहा है, एंड दैट इज़ एक्चुअली रिडक्शन। तो रिडक्शन कराता है फेरिक आयन की इनटू फेरस आयन। तो तब जाके इसकी जो एब्जॉर्प्शन है इन द इंटीरोसाइट वो पॉसिबल हो पाती है। जितना स्टोर होना होता है वो स्टोर होता है आपकी बॉडी के अंदर फेरिटिन में, और जितना आपके ब्लड में जाना होता है उसे ट्रांसफेरिन नाम का एक बीटा ग्लोबुलिन कैरी करता है आपके ब्लड के अंदर, और जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वो देता है। फॉर एग्जांपल आपके बोन मैरो के अंदर इसका इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और अगर देखें इस पॉइंट पे, अगर विटामिन सी मौजूद नहीं होगा और फेरिक आयन फेरस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, आपके सोर्स इस तरीके से है कि उसमें ज़्यादातर फेरिक आयन है और विटामिन सी की कमी की वजह से वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो आपकी बॉडी से ऐसे ही निकल जाएगा, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। तो आपके जो बोन मैरो में उसकी यूटिलाइजेशन होनी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके रेड ब्लड सेल्स का 95% साइटोप्लाज्म है वो कंसिस्टेड है हीमोग्लोबिन के ऊपर। और हीमोग्लोबिन जो है एक ऐसा प्रोटीन है जो कि 574 अमाइनो एसिड प्लस एक फेरस आयन पे कंसिस्टेड होता है। तो अगर वहाँ पे फेरस आयन नहीं है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ना वो इफ़ेक्ट होती है। तो स्पेसिफिकली इस कंडीशन को हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। तो इसके अंदर होता कुछ यूँ है कि आपका हमें कैसे अंदाज़ा होता है कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कि जब माइक्रोस्कोप में से देखा जाता है तो एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ होता है दैट इज़ 80 टू 100 फेम्टोलीटर। लेकिन जब इन सेल्स को देखा जाता है तो इनका साइज़ 80 टू 100 से लेस हो चुका होता है, ये साइज़ में छोटे हो चुके होते हैं। तो इससे मोस्ट कॉमनली अंदाज़ा नहीं लगाया जाता कि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो इन लोगों को माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। तो ये होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन विटामिन सी की कुछ यूँ हो सकती है कि लोग जब आते हैं तो उनकी गम से ब्लीडिंग हो रही होती है, ये बहुत कॉमन है। गम्स में ब्लीडिंग, या उनके टीथ जो हैं वो लूज़ हो गए हैं, बड़े आसानी से बाहर निकल आते हैं। अब देखें जो आपकी ब्लड वेसल होती है बॉडी के अंदर, उसकी जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है उसे हम बोलते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग या ट्यूनिका इंटीमा। उससे ऊपर होते हैं स्मूथ मसल्स। जब हम हिस्टो में देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे टेपर सेल्स नजर आते हैं स्मूथ मसल के। ये सेकेंड लेयर जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अभी जो कोलेजन फाइबर्स यहाँ मौजूद हैं, अगेन कोलेजन की प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप था विटामिन सी। विटामिन सी की प्रेजेंस की ना होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो थर्ड और मेन लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिशिया वो इफ़ेक्ट होने लग जाती है। तो हीमोरेज यानी कि ब्लड का बाहर निकल जाना ब्लड वेसल से उसके फटने की वजह से ये होता है। इसके अलावा आपकी जो बोन्स हैं उनके अंदर कोलेजन मौजूद है, तो आपकी बोन्स और आपका कार्टिलेज इफ़ेक्ट हो सकता है। जॉइंट्स होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, पेन होता है जॉइंट्स के अंदर। ये सारी चीज़ें हैं विटामिन सी से रिलेटेड। इसके अलावा विटामिन सी के स्किन केयर इंडस्ट्री में बहुत से सीरम्स पाए जाते हैं। 30 ml के सीरम्स आते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। तो उसमें प्राइमरी ये कर रहे होते हैं कि वैसे तो वाटर सोल्युबल विटामिन है, उसे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए, लेकिन कम पीएच की वजह से इसकी लाइपोफिलिक एक्टिविटी होती है, तो ये आपकी स्किन से एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन के अंदर ये कैपेसिटी रखता है कि अंदर जाके जो आपके स्किन सेल्स हैं उनकी मदद करे कोलेजन की प्रोडक्शन में। सो अगेन 20 साल की उम्र के बाद हर इंसान में हर साल 1% कोलेजन लूज़ होता है स्किन के अंदर। इसकी आपको जो इफ़ेक्ट्स हैं वो 30-40 साल की उम्र में नज़र आते हैं। प्रॉपर रिंकलिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन वैसे जवान नहीं रहती, उसमें जो कह सकते हैं कि लूज़ हो जाती है स्किन, तो कोलेजन की लूजिंग की वजह से है। तो अगर जो लोग प्रॉपर्ली रेटिनॉल जो विटामिन ए की फॉर्म है वो यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर विटामिन सी ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट, तो एज सच उनकी स्किन ज़्यादा कोलेजन लूज़ नहीं कर पाती है, अब आपकी स्किन विद टाइम कोलेजन बना भी रही होती है। तो ये था
ऑल अबाउट विटामिन सी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई सजेशन है तो उसे कमेंट में बताइएगा, या आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ जो है वो बेहतर लगा तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया।